तो सबसे पहले तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम है EMC उर्दू, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके वो लिंक से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जस्ट आपको क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिकली ही ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 8 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। देख लीजिए, आपको पास होने के लिए चाहिए 90 मार्क्स, ठीक है। अब 90 मार्क्स है आपके पास क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप कैटेगरी से आते हैं, यानी अगर आपका OBC वगैरह जो कास्ट कैटेगरी है, EWS वगैरह, तो उसके लिए आपको चाहिए 82 मार्क्स, ठीक है। अब 82 मार्क्स में से 8 मार्क्स तो ऐसे हैं जो आपको बहुत ही आसानी से, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़े तभी भी आपको मिल जाएगा। अब वो 8 मार्क कहाँ से मिलेंगे, तो वो उसके 2 हिस्से हैं। 4 मार्क्स आपको उर्दू सब्जेक्ट में हिस्सा इक्तबास यानी पैसेज पैराग्राफ से मिलेंगे और 4 नज़म से मिलेंगे। अब ये जो 4 सवाल और ये जो 4 सवाल यानी ये जो 8 सवाल है, ये इतने आसान होते हैं कि बस आपको पैराग्राफ पढ़ना है और जवाब देने हैं। तो अगर 82 में से हम ये 8 माइनस कर देते हैं तो बचते हैं 74 मार्क, यानी आपको जो मेन स्टडी करना है वो सिर्फ 74 मार्क ही करना है। अगर ये 74 मार्क है, आप इसकी स्टडी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यानी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप आसानी से TET क्वालिफाई कर लेंगे। सिर्फ आपको जो पढ़ाई करनी है वो 74, अगर राउंड फिगर में देखिए तो 75 नंबर की आपको पढ़ाई करना है, तो आप आसानी से TET क्वालिफाई कर जाएंगे। अब वो पैराग्राफ कैसे आते हैं, कैसे जो नज़म आती है उसमें कैसे पैराग्राफ आती है, उसके सवाल कैसे आते हैं, तो हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको जो सवालात आती है, जो पैराग्राफ आता है वो किस तरीके से आता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो एक पूरा पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ का जो सवाल है ऊपर में दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं कि दर्जा झैल इक़्तिबास का पैराग्राफ में नजर आ रही है, तो यहाँ पर हमको पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उस बुढ़िया का किस्सा तो आपने सुना होगा, जिसकी झोपड़ी के करीब एक शहबाज जख्मी होकर उतर आया। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली ही लाइन में इसका जवाब है कि शहबाज परिंदा उतर आया। तो देख लीजिए, बड़ा ही आसान है, आपको 1 नंबर मिल गया है। चलिए देखते हैं इसमें दूसरा सवाल किस टाइप का पूछा जाता है कि बुढ़िया को जख्मी परिंदों के जख्मों से ज़्यादा किस चीज़ की फिक्र थी। तो अगर हम यहाँ पढ़ते जाएंगे तो उसके आगे हमने देखेंगे बुढ़िया बड़ी रहमदिल और समझदार थी, उसे उस जख्मी परिंदे पर रहम आया, उसने उसकी खूब खिदमत की, उसे उसके जख्मों से ज़्यादा, देख लीजिए, जख्मों से ज़्यादा बड़े हुए पंजों और बाहर को मुड़कर निकली हुई चोंच का गम था। तो ऑप्शन में हमको इस बारे में है कि देख लीजिए, उड़ान की, परों की, दर्द की, पंजों की और चोंच की। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको पंजों और चोंच का फिक्र थी, ऐसा पैराग्राफ में बताया गया है। तो हम यहाँ पर ये जो चौथा ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो बड़े ही आसान सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, जख्मी परिंदे की बकिया जिंदगी किस तरह गुजरी। तो देखिए, आखिरी लाइन में ही यहाँ पर दिख रहा है, जैसी नज़र हम यहाँ से यहाँ डालेंगे तो यहाँ लिखवा है बकिया जिंदगी ममूलों की तरह गुजरी। यहाँ पर है शाहीन की तरह, ममूलों की तरह, करासगो की तरह, बास की तरह। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर आखिरी लाइन में पैराग्राफ लिखा कि आखिरी लाइन में है ममूलों की तरह। तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब 4 सवाल आपको पूछे जाते हैं पैराग्राफ से मुताल्लिक। तो चौथा सवाल हमको दिया गया है कि बुढ़िया के जज्बे खैर ख्वाही शहबाज की खातिर क्या साबित हुई। तो ये जो बुढ़िया ने इस शहबाज की खातिर इन्हें उसकी शहबाज के लिए क्या साबित हुई, तो यहाँ पर देख लीजिए इसके एक लाइन लिखा है कि बिलाखिर एक दिन उससे ना रहा गया और उसने बेज़बान परिंदे से अपनी शफकत और मोहब्बत का इजहार करते हुए इजाफी बोझ से फारिग कर दिया। तो यहाँ पर शफकत और मोहब्बत का उसने इजहार तो किया है, मगर उस शहबाज का जो खैर ख्वाही है वो उसके लिए क्या साबित हुई, तो वो उसके लिए एक रहमत के तौर पर साबित हुई। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पर शफकत और मोहब्बत जो दिया गया है ये इजहार है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में शफकत मोहब्बत है, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस के तौर पर समझ जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता है। तो उस परिंदे के लिए शहबाज के लिए रहमत साबित हुई। ठीक है, तो ये इसका पहला राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको इक्तिबास में 4 सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही 4 सवाल आपको नज़म में पूछे जाते हैं। तो नज़म में यहाँ पर हमको आपने क्या करना है, पूरी डिटेल में ये नज़म को पढ़ लेना है। तो यहाँ आपको सवाल में पूछा गया है कि आगे और पीछे की खातिर शायर कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। बांगे जरस, सोए कफ्स, पेशोपस, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए पहली लाइन में हमको दिया गया है जाते हैं लोग काफिले के पेशोपस चले, यानी आगे और पीछे। पेशोपस के मानी क्या होते हैं, आगे और पीछे। तो यहाँ पर ये तीसरा जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बजरिए सबा शायर को क्या पहचाना जाता है। दुआ, सलाम, मोहब्बत और अकीदत। तो अगर हम ये दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो कहियो सबा सलाम हमारा बहार से। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पहुँचाना चाह रहा है, सलाम पहुँचाना चाह रहा है। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है सलाम, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया है शायर चमन को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है। सोए कब्स, कोए कातिल, कोए यार और कोए दरे जाना। तो अगर हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कहो सबा सलाम हमारा बहार से, हम तो चमन को छोड़कर सोए कफ्स चले। तो देख लीजिए यहाँ पर सोए कफ्स कहाँ पर है, ये पहले ऑप्शन में है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आखिरी सवाल इसमें पूछा जाता है कि शायर कफ्स से रिहा करने की इल्तिजा किससे कर रहा है। बागबा से, सयाद से, गुलची से, निगेबां से। तो ये देख लीजिए आखिरी लाइन में लिखा हुआ है सयाद अब तो कीजिए कफ्स से हमें रिहा। तो यानी वो सयाद से इल्तिजा कर रहा है कि हमें उस रिहा कर दीजिए। तो सयाद ऑप्शन कहाँ पर है, ये दूसरे इसमें है। तो देखा आपने कितने आसान यहाँ पर इक्तिबास और नज़म के जो सवाल आता है, 8 सवाल 8 नंबर आपको दिला देते हैं। तो ये 8 नंबर तो आप आपकी जेब में ऑलरेडी समझ के रख ले, और आपको जो बाकी की पढ़ाई करनी है वो बाकी के जो 74 मार्क्स है उसकी पढ़ाई करनी है। तो आपके जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर में मेहनत करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो 30 में से कम 20 मार्क के ऊपर में, एटलीस्ट 20 मार्क मैं कह रहा हूँ, 20 मार्क के ऊपर में 20 मार्क से लेके 25 मार्क आपके मैथमेटिक्स में कवर हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका इंग्लिश में भी इस तरह से पैसे जाते हैं तो इंग्लिश में भी आप कवर करेंगे तो उसमें भी 20 मार्क आपके आसानी से मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम सीडीपी की बात करें तो वहाँ पर भी 20 मार्क आपको आसानी से मिल जाएंगे। 20 नहीं भी अगर मिलते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पकड़ के चले गए वह 20 मार्क मैथमेटिक्स से, साथ ही साथ इंग्लिश से अगर हम पकड़ के चले 15 मार्क, सीडीपी से अगर हम पकड़ के चले 15 मार्क, तो ये हो गए हैं आपके 50 मार्क। उर्दू में तो आप एटलीस्ट 20 मार्क्स, इसके अलावा ये जो 8 मार्क है तो आप 28 मार्क भी ले सकते हैं, 25 मार्क भी ले सकते हैं अगर आपकी स्टडी अच्छी है उर्दू से। तो अगर हम 20 भी पकड़े तो 20 मार्क यहाँ से और 20 मार्क साइंस से, क्योंकि मैथ और साइंस अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसका मैथ साइंस स्ट्रांग ही रहता है। तो इस तरीके से आप आराम से 90 मार्क तक पहुँच सकते हैं। और आप कैटेगरी के हैं तो आप तो 82 मार्क में ही आपको
आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो पास अगर आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी, और अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो ज़रूर आपका टीईटी क्वालिफ़ाई हो जाएगा। ईज़ी मैथ क्लासेस से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।